हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 25 जनवरी 2021 को हुआ था उसके आज हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे। इस सीरीज में हम लोग टोटल एनटीपीसी के 133 शिफ्टों के प्रश्नों को देख रहे हैं और इन सारे शिफ्टों के जो भी वीडियो है इनको एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपने किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो ये जो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक जो लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसकी लेखक कौन है, किसका प्रकाशन किसने किया। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और उन्होंने ये 1867 में कार्य किया था। सबसे पहले व्यक्ति है जो भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है। बैंक दर वह दर होता है जिस पर जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंकों को ऋण देती है, कर्ज देती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं को कोचों को दिया जाता है? तो जितने भी कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचिंग में योगदान देने के लिए भारत में कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं बताता चलो, इस चैनल पर आप लोगों के लिए सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। सभी एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। आप लोग जाकर चैनल को खोलकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से सारे वीडियो को निकाल कर और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे सारे प्रश्न, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही एग्जाम में पूछा जाता है। इस एग्जाम का पेपर उठाकर उस एग्जाम में डाला जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आसानी से आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जाना है वहां से प्लेलिस्ट खोलना है और लाइन बाय लाइन वीडियो देखते हुए निकल जाना है। और निकलने से पहले और देखने से पहले आप लोग को एक कार्य होता है, आपको मैं याद दिला दूं, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण यानी आर्कटिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जितने भी आर्कटिक पे बर्फ जमे थे वो सारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं। तो इनका जो आर्कटिक हरितकरण का जो जिम्मेवारी है, जिम्मेदार ठहराया गया है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से जब CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो तापमान बढ़ता है, और तापमान जब बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। तो इसी से आर्कटिक हरितकरण का जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग को ठहराया जा सकता है। और इसका तो जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हम लोग है ना। हम ही लोग ने CO2 का उत्पादन कर रहे हैं, वातावरण को गंदा कर रहे हैं, तो इससे ये सब हो रहा है। तो सबसे पहले हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन खाली स्थान कालीन वास्तु कलाकृतियां है। तो शालीमार गार्डन जो है मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियां है। शालीमार गार्डन जो है मुगल काल में बनाया गया था, लाहौर और कश्मीर में। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है कि शालीमार गार्डन कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है। तो ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया है, एक बार नहीं बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से ये अनुच्छेद 368 संबंधित है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आप साथ में याद कर लेंगे। याद क्या करना है, आप लोग को याद हो गया होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति पद का चुनाव का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, और वो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सामान्यतः प्रोग्राम होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है?
तो हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है, न्यायिक स्वतंत्रता ये किसी के अधीन नहीं है। ये आपका भारतीय न्यायपालिका से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता खाली स्थान में मापी जाती है। तो ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ये प्रश्न तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। पास्कल जो होता है दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। किलोग्राम जो होता है मास का होता है, द्रव्यमान का होता है, और बार भी क्या होता है आपका प्रेशर का ही होता है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खाली स्थान में स्थित है। तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपसे पूछा था एक बार कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया और कहाँ पर स्थित है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अकबर ही। और बुलंद दरवाजा तो था गुजरात विजय की याद में उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कोमागाटा मारू घटना खाली स्थान से संबंधित है। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। कोमागाटा मारू घटना, ये कोमागाटू मारू जो है ये एक समुद्री जहाज थी। तो यह हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ये घटना संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कीट प्रतिरोधी बनाना। क्या किया गया था, बैगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था जिसका उद्देश्य था कीट प्रतिरोधी बनाना। आप लोग साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन उपधातु का उपयोग किया जाता है और एक जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर ये सिलिकॉन से ही प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रोचिप में किससे बना होता है। तो ये आपका सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति भारत में करों सुधार से संबंधित है। जो भी भारत में टैक्स लगते हैं, कर लगते हैं, उनको सुधार से संबंधित इनमें से कौन सी समिति है। तो राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। तो आप लोग ये जो समिति वाले प्रश्न होते हैं आप लोग सारे समिति को देख लेंगे, जैसे बैंक से रिलेटेड समिति, बेरोजगारी से रिलेटेड समिति, कर से, तो ये सारे समिति आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार सबको रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो दलदल और धान के खेतों में मीथेन गैस निकलता है, वहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई थी, 1860 में बनी थी, और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न है, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। तो टोटल 22 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है। तो फिर से योजना से प्रश्न आ गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपके लिए तो 133 शिफ्टों का सारा शिफ्ट आप लोग को प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, रोज आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है अगर वहां पर आपको योजना के प्रश्न दिख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक पेज पे लिखते हुए चलेंगे, रोज की योजनाओं को लिखेंगे। रोज 2-3 आपको योजना मिल जाएगा, सबको लिखेंगे और क्या करेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले सबको पढ़ जाएंगे। तो आपका योजना ऐसे ही खत्म हो जाएगा और वहां से आप 2-3 नंबर आसानी से एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। जो प्रश्न सब बच्चे छोड़ के आते हैं आप लोग उसको करके आइएगा, तो आप तो ऐसे ही लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो ये आपका ये रूल आपको फॉलो करना होगा। तो जो नई मंजिल योजना है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल परीक्षण से संबंधित है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में निर्मित होने वाला एक सेक्स हार्मोन है। आप लोग कमेंट में बताएंगे पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम तो यहाँ पर लिख दिया है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था।
तो दिमित्री मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, तो उसका आंसर हो जाएगा, किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति जिसे हम अरोरा बोरेलिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या है, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो एल्प्स जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो इसका नाम है अग्नि 5। और आज जो 25 जनवरी है उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि अभय जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो उसकी मारक क्षमता थी 1000 किलोमीटर। और इसका ये प्रश्न है सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये हो जाएगा अग्नि 5। अगला प्रश्न है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, तो वो दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। मोरक्को का जो यात्री था उसका नाम था इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में जो 6 स्कूल है उसका ये चारों में से कौन एक हिस्सा है, तो योगा जो है 6 स्कूल मतलब 6 स्कूलों का एक भाग है हमारे इंडियन फिलोसफी का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, ना कि निम्न सदन। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आज का तो सिर्फ आसान है, सही पूछ रहा, नहीं तो और सारे शिफ्ट में नहीं नहीं लगाकर कंफ्यूज कर दे रहा था। तो काली मिट्टी यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है हमारी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये मिशन का नाम था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो फिर से आपके लिए एक योजना का प्रश्न आ गया, तो आप इसको भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है, तो प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। बोल रहा है कि ये चारों में से कौन स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सत्य है, सही है। तो फिर से एक योजना आ गया स्वच्छ भारत मिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। इसका उद्देश्य था कि स्वच्छता को मेंटेन करना, उसको प्राप्त करना हमारा स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य था। आप लोग कमेंट में लिखेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन था कब लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, तो मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, यानी सीपीयू का एक घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध में के लिए भेजा था, तो जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के महाराज के विरोध में लड़ने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। आपका प्रश्न ये है कि जितने भी वायुमंडलीय परतें हैं आपको शुरू करना है पृथ्वी के सतह से और वायुमंडल तक आपको ऊपर जाना है, तो बताना है कि सबसे पहले कौन सा लेयर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल मिलता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो फ्रांस जो है इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये प्रश्न तो सबको रट गया होगा। ये 360 के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सा आपातकाल है जो अभी तक से भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा है, शून्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा
नमक सत्याग्रह खाली स्थान में शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो था 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे 40 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।